आज आयुष आए नहीं, आज ऑनलाइन। यस सर। वीडियो ऑन कर लीजिए। सर। हाँ बोलिए बोलिए। आ रहे सर वो जो आंसर की दिया आपने टेस्ट में, उसमें सर मैथ्स की जो आंसर की है उसमें से सर 8 या 9 गलत आंसर लिखे हैं उसमें। वो गलती से क्या हुआ है, वो जो दूसरी आंसर की थी ना, जिसको भेजा था देने के लिए, उसने गलत आंसर की आपको भेज दी। ठीक है, उसको टीचर ने, मैथ्स वाले सर ने उसको कोई और आंसर की दी थी, उसने गलती से सेंड कर दी। तो आज वो करेक्ट वाला जो आंसर की है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसने गलत आंसर की, वो दूसरे टेस्ट का उसने दे दिया। ठीक है। चलिए, कल जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था वो क्लियर है कि अगर 2 ब्लॉक सिस्टम है और मैं किसी एक ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं एनालिसिस कौन से ब्लॉक की करूंगा जिसपे आपने फोर्स अप्लाई नहीं किया। ठीक है, उस ब्लॉक को मूव करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? फ्रिक्शन। ठीक है, तो पहले स्टेप में हम लोग ये मानेंगे कि दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर, अगर दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं तो कौन सा फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की हम लोग मैक्सिमम वैल्यू लेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एक्सीलरेशन निकालेंगे। ठीक, और मैक्सिमम एक्सीलरेशन के करस्पॉन्डिंग कितना फोर्स होना चाहिए वो निकाल लेंगे। तो जो भी गिवन डेटा है, अगर वो मैक्सिमम फोर्स से कम है, इसका मतलब साथ में मूव करेंगे। गिवन डेटा अगर मैक्सिमम फोर्स से ज्यादा है तो दोनों अलग अलग मूव करें, और दोनों अलग अलग मूव करेंगे तो एफबीडी बना के एक्सीलरेशन निकाल लेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था। एक दो क्वेश्चन कीजिए, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। चलिए ट्राई कीजिए जल्दी से। आशुतोष इधर बैठ जाइए, डिस्टर्बेंस नहीं होगा।
सर दोनों अलग अलग हो जाएंगे, अलग मूव कर रहे हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे फ्रिक्शन वगैरह दिया हुआ तो मैं सबसे पहले फ्रिक्शन की वैल्यू निकालूं, उसके बाद एनालिसिस स्टार्ट करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे Fx मैक्स देखूं तो Fx मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5 इंटू n कितना है 30 15 न्यूटन। अगर मैं Fk की वैल्यू देखूं तो Fk की वैल्यू 0.4 इंटू 30 12 न्यूटन। अगर इस वाले केस में Fx मैक्स देखूं तो 0.3 इंटू 70 21 न्यूटन। अगर Fk की वैल्यू देखूं तो कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 70 14 न्यूटन। ठीक है, या आपने Fx मैक्स और Fk वगैरह निकाल लिया। अब मैंने सबसे पहले स्टेप में क्या माना है कि अगर मैं राइट साइड में फोर्स देखूं, सबसे पहले ये जरूर देखिएगा कि ये आपका मूव करेगा कि नहीं करेगा। फर्स्ट स्टेप हमेशा 80 है या 70 है सर? अच्छा 5-3 सॉरी सर। ये कितना हो जाएगा 24 और ये 16। ठीक है, अब पूरे सिस्टम पे देखिए राइट डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन। अब पूरे सिस्टम को रोकने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है Fx मैक्स, उससे ज्यादा है ना, मतलब कि मूव करेगा। ठीक, अब मैंने मान लिया कि दोनों के दोनों साथ में मूव कर रहे हैं। अगर साथ में मूव कर रहे होंगे तो मैं ऊपर वाले ब्लॉक को देखूंगा 3 kg, इसको मूव करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है स्टैटिक। स्टैटिक की वैल्यू है 15, तो इसके हिसाब से जो Amax आएगा Amax इज इक्वल टू 15/3 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैंने माना कि दोनों साथ में मूव कर रहे हैं तो ये तो एक सिस्टम हो जाएगा 8 kg। इस पे आगे की तरफ फोर्स आपने कितना लगाया है 15 न्यूटन का। अगर ये मूव करेगा तो कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा काइनेटिक, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है 16 न्यूटन। ये कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मैंने F मान लिया। तो इसके करस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा F माइनस 16 इज इक्वल टू 8 इंटू 5। F मैक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 56 न्यूटन। ये आ रहा है ना। ठीक, जो गिवन डेटा है, गिवन डेटा देखिए 50 न्यूटन इज लेस देन 56 न्यूटन। इसका मतलब दोनों साथ में मूव करेंगे। अगर दोनों साथ में मूव करेंगे, दोनों साथ में मूव कर रहे हैं 8 kg और पीछे की तरफ 16 और आगे की तरफ 50, तो इसका एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा 15 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, ये एक्सीलरेशन आ गया। अगर मेरे को फ्रिक्शन निकालना है तो 3 kg का एलबीडी, 3 को आगे कौन मूव करवा रहा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, कितने से मूव कर रहा है A से, तो 3 इंटू ए की वैल्यू जो भी है ये यहाँ पे पुट कर दीजिए, फ्रिक्शन भी आ गया। क्लियर है।
इस टाइप के क्वेश्चन और करवा दूं कि ये कर लेंगे? एक और, ठीक है, ले लेते हैं कोई एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। आपकी मर्जी, जितने डेटा लेने डेटा बस चेंज करते हैं। इस बार फोर्स ऊपर लगा देते हैं। 2 kg का ब्लॉक ले लीजिए, 4 kg का ले लीजिए, ऊपर फोर्स लगा दीजिए 10 न्यूटन। मैंने कहा यहाँ पे न्यूमरल्स की वैल्यू 0.3 है, यूके है 0.2, नीचे वाले स्मूथ ले लिया। चलिए निकालिए। सर अप्लाइड एफ ज्यादा आ रहा है। क्या ज्यादा आ रहा है? जो ये फोर्स है सर वो ज्यादा आ रहा है एफ मैक्स से, जिसके ठीक है, चलिए देखिए वही एनालिसिस करेंगे। एफ एक्स मैक्स निकालिए। एफ एक्स मैक्स कितना हो जाएगा? म्यू इंटू एन, 0.3 इंटू एन 20, इसका मतलब 6 न्यूटन है ना। और एफ के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.2 इंटू 20, दैट मीन्स 4 न्यूटन। सबसे पहले स्टेप में तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, ठीक। अगर दोनों साथ में मूव करेंगे तो मैं कौन से ब्लॉक की एनालिसिस करूंगा? जिसपे फोर्स आपने नहीं लगाया, ठीक है, मतलब कि 4 kg को कौन मूव करवा रहा होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है? 6 न्यूटन। इसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एक्सीलरेशन आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 3/2, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक। अब दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, इसका मतलब 6 kg, आगे की तरफ फोर्स F और एक्सीलरेशन कितना है? 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, तो F मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 इंटू 1.5, ये कितना आ रहा है? 9 आ रहा है ना। मतलब कि मैक्सिमम फोर्स 9 होना चाहिए तभी साथ में मूव कर सकता है। ये तो 9 से ज्यादा 10, इसका मतलब दोनों अलग अलग मूव करेंगे। अगर दोनों अलग अलग मूव करेंगे तो यहां पे लिख लिया सिंस इट इज लेस देन 10 न्यूटन, इसका मतलब क्या हुआ? बोथ मूव सेपरेटली, दोनों अलग अलग मूव करेंगे। अगर दोनों अलग अलग मूव करेंगे तो दोनों का अलग अलग एफबीडी बना लीजिए। 2 kg का ब्लॉक था, इस पे फोर्स लगाया था आपने 10 न्यूटन। अब इस पे कौन सा फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा?
काइनेटिक, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आई थी 4 न्यूटन। इसका एक्सेलरेशन a1 मान लीजिए, a1 is equal to 10 minus 4 divided by 2, that means 3 meter per second square, है ना। और नीचे वाले को कौन मूव करवा रहा होगा, 4 kg वाले को, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो इसके लिए एक्सेलरेशन a2 कितना आ जाएगा 4/4, that means 1 meter per second square। आगे समझ में है इस टाइप की, और अब कर लेंगे ना, 2 ब्लॉक सिस्टम में किसी एक पे फोर्स लगाना, ठीक। चलिए अब हम लोग सेकंड टाइप पे आते हैं, टाइप 2। टाइप 2 का मतलब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों ब्लॉक अच्छा मेरी वॉइस आ रही है, अब अभी डिस्कनेक्ट हो गया था डिवाइस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने कहा कि दोनों पे आपने फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। अगर मैं दोनों पे फोर्स अप्लाई करूंगा तो कॉन्सेप्ट क्या है, हमेशा फ्रिक्शन का डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, ये सपोज करके निकालते हैं कि अभी कोई भी फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, ठीक। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग ये मानेंगे, स्टेप 1 में देयर इज नो फ्रिक्शन, देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन M1 एंड M2, M1 और M2 के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। अगर M1 और M2 के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, M2 वाले को देखिए, ये M2 है, इसका एक्सीलरेशन आपने a2 मान लिया, इस पे फोर्स राइट डायरेक्शन में क्या लग रहा है F2, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है, देखिए और कोई फोर्स है क्या, कोई फोर्स नहीं है। तो a2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, F2 डिवाइडेड बाई M2। मैंने एक्सीलरेशन निकाल लिया पहले वाले का। M1 वाले ब्लॉक पे आइए, M1 वाले ब्लॉक पे आपने फोर्स लगाया F1, ग्राउंड तो लगा रहा होगा ना इस पे फ्रिक्शन, ठीक है। मैंने तो इन दोनों के बीच में बादल माना है, तो मैंने कहा कि ग्राउंड इस पे फ्रिक्शन लगाना है इस डायरेक्शन, F मान लिया, स्मॉल f। इसका एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में, तो a1 इज इक्वल टू f1 माइनस f डिवाइडेड बाई m1। यहां पे मैंने दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन निकाल लिया, ठीक। इफ a1 इज इक्वल टू a2, अगर a1 और a2 की वैल्यू इक्वल आ जाती है, इसका मतलब दोनों ब्लॉक साथ में मूव करेंगे और उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0। आगे समझ में, लिख लीजिए इस वाले पॉइंट को। इफ a1 इज इक्वल टू a2, इसका मतलब क्या हुआ, तुषार कहाँ ध्यान है, हम्म।
आर्यन यहाँ तक क्लियर है? नोट कर लिया? ठीक है, सेकेंड स्टेप में आते हैं। स्टेप 2 क्या होगा? इफ A1 इज ग्रेटर देन A2, अगर A1 की वैल्यू A2 से बड़ी है, इसका मतलब जो कौन सा मैंने A1 माना था, नीचे वाला, ठीक है। अगर नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन ज्यादा आ रहा है, नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब जो नीचे वाला ब्लॉक है ऊपर वाले ब्लॉक के कंपैरिजन में आगे भाग रहा है। रिलेटिव में सोचिए, रिलेटिव में M2 के रेस्पेक्ट में ये जो M1 वाला ब्लॉक है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है। A1 इज ग्रेटर देन A2 है, ठीक। अगर नीचे वाला ब्लॉक आगे मूव कर रहा है तो इस पे फ्रिक्शन कहाँ लगना चाहिए? पीछे, ठीक है। तो मैंने बस यहाँ पे बना दिया कि M1 वाले पे अगर मैं देखूं, M1 वाले पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा और ये फ्रिक्शन तो लग ही रहा था और इस पे फोर्स आगे था। अगर ऊपर वाले को देखूं, M2 वाले को, इस पे फोर्स F2 तो लग ही रहा था और इस पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? आगे की तरफ, और इसका एक्सीलरेशन जो भी था यही है। मैं एलबीडी पे देख रहा हूँ बस। हम लोग हमेशा क्या मानते हैं कि दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं। इसको एलबीडी बना के छोड़ दीजिए ऐसे ही। दोनों ब्लॉक अगर साथ में मूव कर रहे हैं तो ये तो M1 प्लस M2 हो गया। नेट फोर्स कितना हुआ आगे की तरफ? F1 प्लस F2। पीछे की तरफ कौन फ्रिक्शन लगा रहा होगा? ग्राउंड। यहां से मैं एक्सीलरेशन निकाल सकता हूं क्या? F1 प्लस F2 माइनस F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ठीक है। अब किसी भी एफबीडी में, चाहे ये वाला एफबीडी ले लीजिए या ये वाला एफबीडी ले लीजिए, मैं ये A की वैल्यू निकालूंगा और यहाँ पे पुट करूंगा, ठीक है। तो मैं इस वाले एफबीडी को अगर ध्यान से देखूं तो F1 माइनस F माइनस F1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, सही है। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। यहां से मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा? फ्रिक्शन बिटवीन M1 एंड M2, ठीक है। मैं M1 और M2 के बीच में फ्रिक्शन की वैल्यू निकालूंगा। अगर ये फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो इसका मतलब पॉसिबल है। थोड़ा लॉजिकली सोचिए। मैंने देखिए फिर से समझा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैंने कहा कि सबसे पहले तो आपने A1 A2 निकाल लिए स्मूथ सरफेस मानते हुए, ठीक। और मैंने कहा कि जो नीचे वाला ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन ज्यादा है। इसके हिसाब से मैं क्या डिसाइड करूंगा? फ्रिक्शन का डायरेक्शन, कि फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा। अब मैंने क्या माना? बोथ आर मूविंग टुगेदर, दोनों साथ में मूव कर रहे हैं। अगर दोनों साथ में मूव कर रहे होंगे तो एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं क्या? एक्सेलरेशन निकाल लिया। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू किसी भी एक एफबीडी में पुट कर दीजिए, या तो ऊपर वाले में या तो नीचे वाले में, और मैं इस एक्सेलरेशन के करस्पॉन्डिंग क्या निकालूंगा? फ्रिक्शन की वैल्यू। अगर ये फ्रिक्शन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन के बराबर आ रही है तो इसका मतलब पॉसिबल है कि नहीं? साथ में मूव कब करेंगे? जब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन क्या हो? जीरो हो। अगर दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन जीरो है तो कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करना चाहिए दोनों के बीच में? स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है?
म्यू एस इनटू एन से छोटा या उसके बराबर होता है। तो मैंने यहाँ पे फ्रिक्शन को अननोन मानते हुए फ्रिक्शन की वैल्यू निकाली। अगर ये फ्रिक्शन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू म्यू एस इनटू एन आ गई, इसका मतलब दोनों साथ में मूव कर रहे होंगे। अगर इससे बड़ी आई, इसका मतलब दोनों साथ में मूव नहीं करेंगे। अगर दोनों साथ में मूव नहीं करेंगे तो क्या मैं इस एफबीडी से A1 A2 निकाल सकता हूं? ध्यान से सोचिए, 2 मिनट का टाइम मिल लीजिए, जो चीजें बताएंगे उसको रिकॉल कीजिए, और कहीं पे कंफ्यूजन है मेरे से पूछिए, मैं फिर से रिपीट करूंगा, एक बार लास्ट टाइम फिर से रिपीट करूंगा सभी चीजों को। 2 मिनट का टाइम लीजिए, एक एक स्टेप को देखिए क्या क्या किया। अगर एक बार कॉन्सेप्ट हिट करिए आपके दिमाग में तो कभी भूलेंगे नहीं। क्लियर है? अगर कहीं पे डाउट आ रहा है तो पूछ लीजिए मेरे से, जो भी डाउट हो। देखिए फिर से बताता हूँ, स्टार्टिंग से सभी चीजों को ध्यान से सुनते जाइए। मैंने क्या किया, मैं सबसे पहले A1 और A2 निकालूंगा, ये मानते हुए कि दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं है। ठीक, पहला स्टेप, अगर A1 और A2 की वैल्यू इक्वल आ गई, इसका मतलब दोनों साथ में मूव कर रहे होंगे और दोनों के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? 0। सेकेंड पॉइंट, अगर मैंने कहा कि लोअर ब्लॉक की एक्सीलरेशन ज्यादा है इन कंपैरिजन टू अपर ब्लॉक, इसका मतलब नीचे वाला ब्लॉक आगे मूव कर रहा होगा ऊपर वाले के रेस्पेक्ट में। अगर नीचे वाला ब्लॉक आगे मूव कर रहा है ऊपर वाले के रेस्पेक्ट में, इसका मतलब उस पर फ्रिक्शन कहाँ लगना चाहिए? पीछे। मैंने एफबीडी बना दिया, ठीक है। और ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? आगे की तरफ, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है, ठीक है। इसको ऐसे छोड़ दीजिए, इतना करके आपने छोड़ दिया। हम लोग हमेशा 2 ब्लॉक सिस्टम में ये मानेंगे कि दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं। अगर दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं तो क्या मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं? ठीक, एक्सेलरेशन आपने निकाल लिया। इस एक्सेलरेशन की वैल्यू किसी भी एफबीडी में पुट कर दीजिए, चाहे ऊपर वाले में या तो नीचे वाले में। एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करने के बाद मैं किसकी वैल्यू फाइंड आउट करूंगा? फ्रिक्शन बिटवीन M1 एंड M2। अगर वो फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर या उससे छोटा है, इसका मतलब दोनों साथ में मूव कर रहे होंगे। लिमिटिंग फ्रिक्शन यही तो कहता है, ठीक, कि दोनों साथ में मूव करेंगे। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन को वो एक्सीड कर गया तो कभी पॉसिबल है कि फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एस इनटू एन से ज्यादा हो सकती है? नहीं ना। अगर ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब कि दोनों अलग अलग मूव करेंगे। अगर दोनों अलग अलग मूव करेंगे तो मैं एफबीडी से निकाल सकता हूं ना A1 A2। एफबीडी मेरे सामने है और दोनों अलग अलग मूव करेंगे तो कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा? काइनेटिक।
नहीं आया समझ में? आ गया? ठीक है, इसको अपने वर्डिंग में जरूर लिख लीजिएगा, इसके आगे क्या है अभी एक क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। नोट कर लिया? इस पे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करवाऊंगा और सब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा, शीट में है बहुत सारे क्वेश्चन। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग केस थर्ड को भी डिस्कस कर लेते हैं। केस थर्ड मैंने कहा A1 इज लेस देन A2, ये M2 था, ये M1 है, इस पे F2 फोर्स था, इस पे F1 फोर्स। अगर A2 इज ग्रेटर देन A1 आ गया, इसका मतलब ऊपर वाला ब्लॉक लोअर वाले ब्लॉक के रिस्पेक्ट में आगे मूव कर रहा होगा। अगर वो आगे मूव करेगा तो ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? पीछे की तरफ, है ना? और नीचे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगा? आगे की तरफ। और ये वाला फ्रिक्शन तो है जो ग्राउंड लगा रहा था, ठीक है? इसको अभी ऐसे छोड़ दीजिए, वही चीज करेंगे वापस। हम लोग क्या मानेंगे? बोथ आर मूविंग टुगेदर। दोनों साथ में मूव कर रहे हैं। अगर दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, इसका मतलब M1 प्लस M2 आगे की तरफ फोर्स F1 प्लस F2 और जो ग्राउंड फ्रिक्शन लगा रहे हैं, जहां से मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू किसी भी में पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, और इसके करस्पॉन्डिंग में क्या निकालूंगा? फ्रिक्शन बिटवीन देम। अगर ये वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन के अंदर है तो इसका मतलब दोनों साथ में मूव करेंगे, अगर उसको एक्सीड करेगा मतलब कि दोनों अलग अलग मूव करेंगे। खत्म। क्लियर है? तुषार, डिवाइस को सामने रखा कीजिए। ज्यादा झुक कर ऐसे पढ़ेंगे ना तो गर्दन में दर्द हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सामने रखिए ताकि आपको देखने में और पढ़ने में आसानी हो। ज्यादा झुक के मत पढ़िए, प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए, क्लियर है यहां तक? एक जल्दी से क्वेश्चन करते हैं फटाफट। ले लीजिए 2 kg का ब्लॉक है, 4 kg का ब्लॉक है, इस पे आपने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, इस पे 30 न्यूटन का फोर्स लगाया। यहाँ पे म्यू एस की वैल्यू 0.3 है, म्यू के की वैल्यू 0.2 है, यहाँ पे म्यू एस की वैल्यू 0.5 है और म्यू के की वैल्यू 0.4 है। निकालिए एक्सीलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक एंड फ्रिक्शन।
आर्यन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ठीक है। अनुष्का, तुषार, आयुष, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? ठीक है, जल्दी से कीजिए। सर फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एस से ज्यादा आ रही है। किसकी वैल्यू? सर जो फ्रिक्शन आपने निकालने की कही है वो उसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है म्यू एस इंटू एन। दोनों अलग अलग मूव करेंगे, दोनों अलग अलग मूव करेंगे। चलिए देखते हैं। हम लोग सबसे पहले एफ एक्स मैक्स निकाल लें। यहाँ पे एफ एक्स मैक्स कितना होगा? म्यू एस इंटू एन। एन कितना है? 20, दैट मींस 10 न्यूटन। ठीक। और एफ के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.4 इंटू 20, दैट मींस 8 न्यूटन। इस वाले केस में एफ एक्स मैक्स देखें तो एफ एक्स मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.3 इंटू 60, दैट मींस 18 न्यूटन। और एफ के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.2 इंटू 60, दैट मींस 12 न्यूटन। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे? ये मानते हुए कि दोनों के बीच में फ्रिक्शन क्या है? 0। अगर दोनों के बीच में फ्रिक्शन 0 है तो 2 kg का एवरेज देखो तो आगे की तरफ फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन। इसका एक्सीलरेशन आपने मान लिया a1। ठीक। तो a1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? 20 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद अगर मैं नीचे वाले ब्लॉक के बारे में बात करूं तो नीचे वाले ब्लॉक पे देखें 4 kg और फोर्स लग रहा है आपका 30 न्यूटन का। ग्राउंड पे तो इस पे फ्रिक्शन लगाई गई। पूरे सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो पूरे सिस्टम पे देखिए 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है राइट डायरेक्शन में और पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है 18 न्यूटन का। मतलब कि बॉडी तो मूव करेगा ही। ठीक है। तो यहाँ पे ये अगर मूव कर रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा? काइनेटिक। तो ये 12 और इसका एक्सेलरेशन आपने a2 मान लिया। तो a2 इज इक्वल टू 30 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 4।
ये कितना आ रहा है 9/2 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ रहा है ना 18/4, तो ये वैल्यू आ रही है 18/4 9/2 मतलब कि 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे देखिए A1 इज ग्रेटर देन A2, इसका मतलब ऊपर वाला ब्लॉक आगे मूव कर रहा है नीचे वाले के कंपैरिजन में, तो ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा, पीछे की तरफ, ठीक है। तो ऊपर वाला ब्लॉक आपका 2 kg था, इस पे फोर्स था आपका 20 न्यूटन का, और इस पे फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे की तरफ, और लोअर वाले ब्लॉक पे आ जाए 4 kg का, इस पे फोर्स था 30 न्यूटन और पीछे की तरफ फ्रिक्शन था 12 न्यूटन, एक्शन रिएक्शन पेयर बनेगा तो फ्लैट हो जाएगा। मैंने कहा कि दोनों मूव कर रहे हैं साथ में, बोथ मूव टुगेदर, ये सपोज किया मैंने, अगर दोनों साथ में मूव कर रहे होंगे तो 6 kg का, और आगे की तरफ फोर्स लग रहा है 15 न्यूटन, पीछे की तरफ लग रहा है 10 न्यूटन, एक्सीलरेशन A, तो 50 - 12 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। 50 - 12 डिवाइडेड बाय 38/6, 38/6 19/3, ये आ रहा है ना, ये आ गया। ये एक्सीलरेशन की वैल्यू किसी भी एफबीडी में पुट कर दीजिए, मैंने इसमें पुट कर दिया, इसके करस्पॉन्डिंग देखिए क्या आ जाएगा, 20 - F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। यहां से जो F की वैल्यू आ रही है 20 - 38 डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाएगा 60 - 38 डिवाइडेड बाय 3, 60 - 38 22/3, मतलब कि 7.3 समथिंग। ये जो फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना था हम लोगों का, 10 न्यूटन था ना, उससे कम है ना, मतलब कि दोनों क्या करेंगे, साथ में मूव करेंगे, which is less than 10 न्यूटन, that implies both move together, दोनों साथ में मूव करेंगे और एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा 19/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मेरे से फ्रिक्शन की वैल्यू पूछी गई, तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, 7.3 न्यूटन। आगे समझ में, देख लीजिए कहीं पे भी डाउट है तो पहले पूछ लीजिए, डाउट पूछ लीजिए, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाइएगा। क्लियर है अनुष्का, क्लियर है? Find acceleration of both block.
सेम क्वेश्चन वैसे ही, इसको बस वर्टिकल में ले लिया है। अगर मैं ध्यान से देखूं, इस पे फोर्स कितना लग रहा है 10 न्यूटन, और इसमें फोर्स कितना लग रहा है 20 न्यूटन mg। ठीक है, तो ये तो सिंपल ऐसा क्वेश्चन हो गया ना कि ये 2 kg का ब्लॉक है, इस पे फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का। ये 1 kg का ब्लॉक है, इस पे फोर्स लग रहा है आपका 10 न्यूटन का, और यहाँ पे म्यू की वैल्यू दी गई है 0.3, और ये म्यू की वैल्यू आपको दी गई है 0.2। ठीक है, बोथ मूविंग टुगेदर, क्या दोनों एक साथ चल रहे हैं विद नो एक्सेलरेशन बोथ। ठीक है, ठीक है, ये तो देखते हैं, तो रैंडमली डेटा मेरे को भी करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पे मैंने 40 न्यूटन का फोर्स लगाया है, तो नॉर्मल रिएक्शन भी कितना होगा 40 ना। मैं जितना फोर्स अप्लाई करूंगा उतना ही फोर्स वॉल भी मेरे ऊपर लगाएगा। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे एफ मैक्स के बारे में बात करूं, यहाँ पे एफ एक्स मैक्स कितना होगा 0.3 इंटू 40। गड़बड़ मत कर दीजिएगा कि 1g मत ले लीजिएगा। ठीक है, ये डायग्राम ऐसे है वर्टिकल वॉल पे, तो ये कितना हो जाएगा 12 न्यूटन, और यहाँ पे एफ मैक्स निकालूं तो ये कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 40, दैट मीन्स 8 न्यूटन। ये क्लियर है ना। मैं जितना फोर्स इधर लगाऊंगा उतना ही नॉर्मल लगेगा। ठीक, बस अब तो देखिए 2 ब्लॉक सिस्टम में कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन। मैं A1 A2 निकालूं 1 kg का, 1 kg पे देखूं तो इधर की तरफ फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, इसका एक्सीलरेशन A1, तो ये कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद नीचे वाले ब्लॉक को देखूं 2 kg, इस पे फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है आपका 8 न्यूटन, क्योंकि एफ एक्स मैक्स और एफ के की वैल्यू सेम है। क्यों? क्योंकि म्यू एक ही दिया हुआ है। इसका एक्सीलरेशन A2, तो A2 इज इक्वल टू कितना देगा 20 माइनस 8, 12, 12/2 6। तो ऊपर वाला ब्लॉक क्या है, नीचे वाले के कंपैरिजन में आगे मूव कर रहा है। अगर ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले के कंपैरिजन में आगे मूव करेगा तो ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ। ठीक, तो ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन देख लीजिए, 1 kg वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन आगे की तरफ फोर्स था 10 न्यूटन, फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ। ये 2 kg वाले ब्लॉक पे आ जाए तो 2 kg वाले ब्लॉक पे आगे लग रहा था 20 न्यूटन, इधर लग रहा था आपका 8 न्यूटन, फ्रिक्शन इधर है तो इस पे फ्रिक्शन इधर लगेगा, है ना। मैं क्या मानूंगा, बोथ आर मूविंग टुगेदर, बोथ आर मूविंग टुगेदर, दोनों साथ में मूव कर रहे हैं। दोनों साथ में मूव करेंगे तो 2 + 1 3 kg, 3 kg पे आगे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है 30 न्यूटन, और पीछे की तरफ ग्राउंड लगा रहा है फ्रिक्शन आपका 8 न्यूटन। तो एक्सीलरेशन विल बी इक्वल टू 30 - 8 डिवाइडेड बाय 3। एंटर लेके सर इवनिंग में चलते समय मेरे साथ ले लीजिएगा प्लीज। अब देखिए 30 - 8 22/3। ठीक है, एक्सीलरेशन आ गया। अब ये एक्सीलरेशन किसी में भी पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दिया मैंने, तो यहाँ से फ्रिक्शन की वैल्यू 10 - f इज इक्वल टू 1 × a 22/3। तो यहाँ से जो फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी 10 - 22/3, दैट मींस 8/3। ये फ्रिक्शन, इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन था 12 न्यूटन, उससे छोटा है ना, 12 से छोटा है ना ये, मतलब कि पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, कितने एक्सेलरेशन से 22/3। ठीक, और दोनों के बीच में फ्रिक्शन कितना है 8/3। नहीं आया, आ गया। सेम क्वेश्चन था, बस वर्टिकल वॉल पे ले लिया।
और आईटी का कुछ डेट वगैरह आया, फॉर्म वगैरह आया कुछ? अभी नहीं आया है। इस पे और प्रैक्टिस की जरूरत है क्या? दो अलग अलग टाइप के करवा दिए, वर्टिकल वॉल पे भी और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे भी। अब तीसरे टाइप में आते हैं, ठीक है, कि पुली के साथ अगर जोड़ दें तो नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लिया? अब आते हैं पुली ब्लॉक सिस्टम। देखिए मैंने कहा कि कुछ ऐसा सिस्टम है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये M1 है, ये M2 है, यहाँ पे म्यू दिया हुआ है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है। पहले कॉन्सेप्ट को समझिए कि पुली ब्लॉक सिस्टम, अगर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आता है तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या मानेंगे? स्मूथ सरफेस, ठीक है, स्मूथ सरफेस हमने मान लिया, और स्मूथ सरफेस के हिसाब से मैं ये तो पता लगा सकता हूं ना कि ब्लॉक इधर मूव करेगा कि इधर मूव करेगा, ये पता लगा सकता हूं कि नहीं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूं, इधर की तरफ फोर्स है आपका M1G sin थीटा, और इधर की तरफ फोर्स है आपका M2G, ठीक है, और दोनों किससे जुड़े हुए हैं? स्ट्रिंग से। अगर दोनों स्ट्रिंग से जुड़े हैं तो इसका मतलब ये तो सिंपल एक ऐसा क्वेश्चन हो गया, M1 M2, इधर फोर्स लग रहा है F1 और इधर फोर्स लग रहा है F2। ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा? जहां पे नेट अप्लाइड फोर्स होगा, ठीक है। अगर F1 की वैल्यू ज्यादा है तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, अगर F2 की वैल्यू ज्यादा है तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले डायरेक्शन निकाल लिया, ठीक। मेरे को जैसे ही डायरेक्शन पता चल गया तो मान लिया इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है मतलब किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। अब मैं इसका एफबीडी बनाऊंगा M1 वाले ब्लॉक का। अगर मैं M1 वाले ब्लॉक का एफबीडी बनाऊंगा तो M1 वाले ब्लॉक की टेंडेंसी क्या है? नीचे जाने की, ठीक है। तो इस पे फ्रिक्शन कहां लगेगा? पीछे की तरफ। इधर क्या लगेगा? टेंशन। तो मैं क्या लिखूंगा? M1G sin थीटा माइनस C माइनस F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, है ना। और दूसरे वाले पे आ जाऊं, मैंने कहा ऊपर टेंशन है, इसको मान लीजिए ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा ना, F2, ठीक। मैंने यहाँ पे निकाल लिया T माइनस M2G माइनस F2 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक। F1 F2 की वैल्यू आपको पता है, ठीक है। मैंने अगर इसको सॉल्व किया, कॉन्सेप्ट देखिए यहीं पे चेंज होता है। अगर मैंने इसको सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद इफ A इज नेगेटिव, अगर A की वैल्यू नेगेटिव आ गई, याद कीजिए कांस्टेंट मोशन बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हमारे पास कोई भी फ्रिक्शन वगैरह नहीं था, वहां पे अगर वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव आती थी या एक्सीलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आती थी, तो हम लोग क्या कहते थे कि जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। नेगेटिव का मतलब यही था ना, ठीक है, जब फ्रिक्शन नहीं इंक्लूड किया था, ठीक। लेकिन यहां पर अगर नेगेटिव की वैल्यू आ गई, इसका मतलब ये सिस्टम आपका रेस्ट पे होगा। सोचिए सोचिए, 2 मिनट सोचिए, ऐसा क्यों कह रहा हूं, सोचिए और मेरे को बताइए, 2 मिनट सोचिए, आ रहा हूं।
कोई बताएगा ऐसा क्यों? बोलिए आयुष, ऐसा क्यों कह रहा हूं? सर पता नहीं, कोई आइडिया नहीं। अनुष्का? तुषार? आर्यन? नहीं पता सर। अरे इतनी जल्दी हार क्यों मान लिया? चलिए फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आपको दिमाग में खुद स्ट्राइक कर जाएगा। मैं आंसर इधर, मैं सभी चीजों को फिर से रिपीट कर रहा हूं। मेरे ख्याल से रिपीट करने पे दोबारा आ जाना चाहिए आपके दिमाग में। मैंने फर्स्ट स्टेप में क्या माना? स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस मान के ये सिस्टम किस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा ये पता लगा सकता हूं। ठीक है, स्मूथ सरफेस मान के ये पता लगाया मैंने। ठीक है, कि स्मूथ है तो ये सिस्टम इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब कैसे? और एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आ गई, मतलब कि ये इधर मूव कर सकता है क्या? अरे लॉजिकली सोचिए थोड़ा। स्मूथ का मतलब आइडियल केस। जब आइडियल केस था तब ये
वो नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था। अब देखिए, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अब तो दिमाग में क्लिक कर देना चाहिए। तीसरी बार मैं कह रहा हूं कि मैंने आइडियल केस माना, कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक, फ्रिक्शन नहीं है, तो बॉडी कहां मूव करेगी? इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और मैंने एफबीडी बनाकर एक्सीलरेशन निकाल लिया, ठीक, और एक्सीलरेशन इत्तेफाक से नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ? थोड़ा सा लॉजिकली सोचिएगा, ठीक है, आंसर पता चल जाएगा आपको। मैं सिर्फ M1 वाले ब्लॉक पे देख रहा हूं। M1 वाले ब्लॉक को इधर कौन मूव करवा रहा था? mg sin थीटा माइनस टी। फ्रिक्शन को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। mg sin थीटा माइनस टी इसको नीचे मूव करवा रहा था। अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या? f प्लस टी शुड बी ग्रेटर देन mg sin थीटा ना। ऐसा कभी पॉसिबल होता है क्या कि फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड करने लगे और बॉडी मूव करने लगे? पता चला कि आप लोग टेबल पे बैठे हुए चेयर पे, और बैठे बैठे दूसरे रूम में पहुंच गए, फ्रिक्शन लग रहा था, कहीं और पहुंचा दिया उसने, नहीं होता ना। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव आ गया, इसका मतलब सिस्टम रेस्ट पे है। हम लोग सिंपल एनएलएम या कांस्टेंट मोशन की तरह डायरेक्शन चेंज नहीं कर देंगे। एक्सीलरेशन इज नेगेटिव सो दैट सिस्टम विल मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। गलत है। वो कब होता था? जब आइडियल कंडीशन फ्रिक्शन नहीं था, वो कांस्टेंट मोशन में अप्लाई कर रहे थे, यहां पे अप्लाई नहीं करेंगे। क्लियर है? नोट कर लीजिए, रीजन लिख लीजिए। आर्यन समझ में आ गया? ठीक है। कि मैंने कहा कि t प्लस एफ शुड बी ग्रेटर देन mg sin थीटा, तभी तो इधर मूव करेगा। अगर ये नेगेटिव आ जाए तो एफ फोर्स है ना प्रोवाइड करता है कि बॉडी मूव कर जाए, वो तो अपोज करता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। सिंपल क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया था, बस यहाँ पे फ्रिक्शन लगा दिया और कुछ। क्या निकालना था? एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक।
देखिए सिंपल से इसका एक्सेलरेशन a1 मान लिया, इसका एक्सेलरेशन a2 मान लिया। 2.5 और 5 रैंडम क्वेश्चन है, मेरे को आंसर नहीं पता, मैंने ऐसे रैंडमली ले लिया। तो देखिए पॉइंट मेथड, ये 1 2 3 4 5 6, 1 वाला 0, 2 वाला नीचे जा रहा है इंक्रीज कर रहा है, 3 वाला भी नीचे जा रहा है इंक्रीज कर रहा है, 4 और 5 तो रेस्ट पे है, 6 वाला इधर जा रहा है तो डिक्रीज कर रहा है, इज इक्वल टू 0। तो 2a1 इज इक्वल टू a2। तो सबसे पहले तो आपने कांस्टेंट रिलेशन निकाल दिया, ठीक। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये बॉडी इधर की तरफ मूव कर रही है क्योंकि टेंशन लग रहा है, ठीक। यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे टेंशन T, तो यहाँ पे टेंशन 2T और नीचे कितना लग रहा है 4G, ठीक है। अगर इसका एफबीडी लिखूं तो क्या लिखूंगा, 4G माइनस 2T इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मैं इसका एफबीडी लिखूं, इधर पीछे की तरफ लग रहा होगा फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है 0.5 into 20 दैट इज 10 न्यूटन। तो अगर इसका एफबीडी बनाऊं तो क्या लिखूंगा, T माइनस 10 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही और एक इक्वेशन ये रही, तीन इक्वेशन, तीन अननोन, सॉल्व हो जाएगा। A1 A2 and T, ये बस निकाल लीजिए, हो गया क्वेश्चन। क्लियर है? तो बस फ्रिक्शन पे एक दो न्यूमेरिकल और, ठीक है, करवाने के लिए भी और भी अच्छे लेवल के करवाए जा सकते हैं, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं मेंस पे ज्यादा कंसंट्रेट कर रहा हूं, ठीक है, कि मेंस लेवल तक हम लोग रहें। तो अभी जो आगे वाले एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा थोड़े से टिपिकल एडवांस लेवल के, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है, एक ही दो क्वेश्चन करवाऊंगा। तो फ्रिक्शन वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है, और अगर आप लोग शीट कर रहे हैं तो उसमें है अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में दो न्यूमेरिकल और करवाऊंगा, उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे सर्कुलर मोशन, ठीक है। और डाउट के लिए मैं कल बता दूंगा कि डाउट सेशन कब होगा, तब तक आप लोग शीट को कर लीजिए, ठीक। चलिए, ओके, बाय बाय।